नारी के कितने रूप हैं। माँ, बेटी, बहन, पत्नी, सखी, सहेली, गुरु, बहुत सारे रूप हैं। और जितने इसके रूप हैं उससे अधिक रूप हैं इसके साथ होने वाले अत्याचार, अनाचार और उत्पीड़न के रूप। कभी समानता का अधिकार नहीं देते, कभी जन्म का अधिकार नहीं देते, कभी घरेलू हिंसा से प्रताड़ित करते हैं, कभी दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, कभी यौन शोषण करते हैं, कभी दुष्कर्म करते हैं, कभी समान काम के लिए समान वेतन नहीं देते हैं, कभी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, कभी शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जितने इसके रूप हैं उससे अधिक रूप हैं नारी के साथ होने वाले अत्याचार और अनाचार के। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेके आ रहे हैं दोस्तों, जो नारी के उत्पीड़न की आपको एक दर्दनाक कथा सुनाती है। और ये ऐसा उत्पीड़न है जो समग्र रूप से तो न सही, लेकिन टुकड़े टुकड़े में आपने अवश्य ही किसी न किसी नारी के साथ देखा ही होगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप हैं मेरे साथ किताबें में। दोस्तों, हिंदी की कालजयी कहानियों की श्रृंखला में आज हम चल रहे हैं धर्मवीर भारती के पास। आपको याद होगा, धर्मवीर भारती ऐसे लेखक हैं जो साहित्य की जिस विधा को छू देते हैं उसी विधा में उनकी कलम चमकने लगती है, चलने लगती है, दौड़ने लगती है। कविताओं में हम उनकी कनुप्रिया लेते हैं, उपन्यास में गुनाहों का देवता लेते हैं। उसी तरीके से कहानियों में गुलकी बन्नो जो उनकी कहानी है वह हिंदी की कालजयी कहानियों में शामिल की जाती है। तो आज हम गुलकी बन्नो के बारे में जानेंगे। गुलकी बन्नो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह कहानी है गुलकी की। गुलकी एक 25-26 वर्षीय लड़की। गुलकी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इस वजह से पिता उसे बहुत लाड करते हैं। अपना सब कुछ देकर वे उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढते हैं। वर को दान दहेज पूर्ण रूप से देते हैं। यहाँ तक कि मोहल्ले वालों का कहना है कि उसके पिता गुलकी के विवाह में ही बर्बाद हो गए, यानी उन्होंने अपनी हैसियत से बहुत अधिक दहेज दिया। और गुलकी की विदाई के बाद गुलकी 4 दिन भी सुख से ससुराल में नहीं रह सकी, क्योंकि उसके पति को हाथ छोड़ने की आदत थी। पति न होकर के सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बनना चाहता था। अपना कोई कर्तव्य नहीं करना था उसे, और बस जब मर्जी हो गुलकी के ऊपर हाथ साफ कर देना, यही उसकी आदत थी। शादी के 5 वर्ष के बाद गुलकी माँ बनती है, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है और इसे गुलकी का ही अपराध मान उसे सीढ़ियों से लात मार के ढकेल दिया जाता है। उसकी इतनी पिटाई कर दी जाती है कि हड्डी टूट जाती है और इलाज भी नहीं हो पाता है, जिससे एक कुबड़ निकल आता है उसकी पीठ पे। चोट के निशान उसके पूरे शरीर पे हैं। गुलकी का सुंदर रूप कुरूप हो चुका है। कुबड़ निकल आई है, पीठ दोहरी हो गई है। 25-26 साल की उम्र में वह 50-60 साल की बुढ़िया जैसी लगती है। ऐसी बुढ़िया जो पूरी तरीके से झुक गई है, सीधी खड़ी नहीं हो सकती है। इसके बाद भी गुलकी अपने पति के साथ रह रही होती है, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे थे। पति का घर ही अंतिम डगर है, पर पति उसे मार के भगा देता है और एक रखैल घर में ला के रख लेता है। पति द्वारा घर से निकालने के बाद गुलकी के पास कोई आसरा नहीं था, तो वह मायके आती है। पिता की मृत्यु हो चुकी है। गुलकी अपने घर आती तो है, लेकिन उसका घर बंद है। पिता के एक परम मित्र ड्राइवर जो है मोहल्ले में ही रहते हैं, उनके घर में उनकी चाबी है, क्योंकि पिता ने कभी उनसे थोड़े बहुत रुपए लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने घर पे कब्जा जमा के रखा है। लेकिन इस तरीके से कुबड़धारी गुलकी जब लौट के आती है तो उन्हें भी दया आती है। पत्नी के मना करने के बाद भी वे गुलकी को उसके घर की चाबी देते हैं। और एक फुआ जो है दूर की रिश्ते में है गुलकी की, वह गुलकी को बोलती है कि हाँ, हम लोग तुम्हें मोहल्ले में आश्रय देंगे, यहीं घर है, यहीं रहो। और मेरा जो ये ऊँटा है, चौतारा है, घर के आगे का जो हिस्सा है,
इसमें तुम अपनी दुकान लगा सकती हो, लेकिन मुझे किराया देना होगा। बुआ को किराए का लालच आता है। जिस ओटे पे मोहल्ले का बच्चे खेलते रहते हैं, वहाँ उस ओटे पे एक दुकान लग जाए और किराए के पैसे मिले, इससे अधिक उन्हें क्या चाहिए था। ड्राइवर साहब की पत्नी की नज़र गुलकी के घर पे होती है। घर पुराना हो चुका है, मिट्टी का है, आधा गिर रहा है, उसकी हालत खस्ता है, लेकिन गुलकी उसी घर में रहती है। वह सब्जियों का दुकान कर लेती है। फुआ के घर पे जो घूंगा फुआ है, उनके चौतारे पे वह अपनी दुकान लगाती है। मोहल्ले के लोग इतने सहृदय हैं कि कोई भी व्यक्ति गुलकी के दुकान पे आके उससे सामान नहीं खरीदता, उससे सब्जी नहीं खरीदता, जिसके कारण गुलकी के पास फाके की नौबत आ जाती है। अक्सर वह रात को बिना कुछ खाए सोती है, क्योंकि आमदनी होती नहीं है। मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले के रास्ते हैं नहीं कि वहाँ लोग आना जाना करें और सब्जियाँ खरीदें, और खुद के मोहल्ले के लोग गुलकी से कुछ भी खरीदना पसंद नहीं करते हैं। मोहल्ले में बच्चों की एक टोली है, जिसमें एक मटकी और मिरवा भी है जो अनाथ बच्चे हैं। बाकी अन्य बच्चे हैं जो वहाँ रहते हैं, कुछ बुआ के घर के हैं, कुछ मुन्ना के घर के हैं, कुछ ड्राइवर जो थे गुलकी के पिता के मित्र, उनकी पुत्री है निर्मल। ऐसे करके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों के खेलने की जगह थी वह बुआ का चौतारा, जो गुलकी की दुकान लगने की वजह से छिन गई है। बच्चे थोड़ा गुलकी को परेशान करते हैं, फिर उनमें कभी मूक समझौता होता है, कभी उनकी परेशानी चलती रहती है। इस तरीके से यह कार्य व्यापार चल रहा होता है। मटकी और मिरवा को गुलकी स्नेह देती है, उन्हें गाने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसके लिए उन्हें अधन्नी करनी भी दिया करती है। कभी कभी उन्हें अपनी दुकान से फल या कुछ सब्जियां जैसे कि मूली, खीरे वगैरह खाने के लिए भी दे देती है। बुआ गुलकी से गुस्सा है क्योंकि 5 महीने से गुलकी ने किराया नहीं दिया है। बरसात के दिन थे, 9 दिन से पानी बरस रहा था। उसके बाद गुलकी ने सब्जी की अपनी दुकान लगाई। बुआ गुस्सा होती है कि एक तो बच्चों को जमा करके उलझुल बातें करती हो, कभी उनको गाने के लिए कह देती हो, हमारे घर के बाहर हल्ला हंगामा करती हो, 5 महीने से किराया भी नहीं दिया है, तो अब मैं तुम्हारी दुकान उजाड़ दूंगी। और वो छत पे जमा नाले का सारा पानी दुकान पे गिरा के दुकान बहा देती है। गुलकी करुण स्वर में रो पड़ती है। वो उसकी रुलाई देख के सारे जो उद्यमी बच्चे हैं वो भी सहम जाते हैं। यह उनके लिए बिल्कुल नई बात होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बुआ के पास से निराशित होकर गुलकी अपने घर आती है, लेकिन घर का भी हिस्सा गिर चुका है। उसके घर के लकड़ी, दरवाजे वगैरह कोई अपने घर के जलावन के लिए यूज कर लेता है, तो कुछ बिकने लायक सामान लोग निकाल के बेच देते हैं। इनमें बुआ भी शामिल है, मोहल्ले के और लोग भी है। गुलकी इस बात को जान रही होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। मोहल्ले में एक दूसरी गली की तरफ साबुन वाली सत्तो रहती है, जो स्वतंत्र महिला है, साबुन का व्यापार करती है, थोड़ी दबंग भी है। वह गुलकी को आश्रय देती है। गुलकी को आश्रय देने में उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वह उसे अपने घर के जो बरामदा है वहाँ सोने की जगह देती है। गुलकी वहीं रहती है। कभी सत्तो उसे खाना देती है, कभी दूसरी गली के कुछ लोग। ऐसे ही उसकी अब जीवनचर्या चल रही थी। जो गुलकी स्वाभिमान के साथ एक व्यापार करके जीवन यापन करना चाहती थी, मोहल्ले वालों के असहयोग के कारण अब वो भीख मांग के गुजारा कर रही होती है। इसी बीच गुलकी के पति का पत्र आता है। जो औरत उन्होंने रखी थी उसे एक बेटा हुआ है और अब घर में एक नौकरानी की ज़रूरत थी, तो उन्हें गुलकी की याद आई, क्योंकि वह मुफ्त की नौकरानी हो सकती थी। सिर्फ 2 समय का खाना देने के बाद आराम से उसे घर में साथ रखा जा सकता था, सारे काम करवाए जा सकते थे। फुआ को लालच आता है कि वह घर बिकवा दे अगर गुलकी का, और किराया भी मेरा मिल जाएगा और कुछ कमीशन मिल जाएगा। और निर्मल की माँ और पिता चाहते हैं कि यह घर उन्हें मिल जाए, इसलिए वे लोग यह फैसला करते हैं कि गुलकी को उसके पति के साथ जाना चाहिए। सत्तो इसका विरोध करती है। जिस व्यक्ति ने उसे मार के इस हाल में पहुंचा दिया है कि वो पूरी तरीके से बदसूरत और कुरूप हो गई है, 25 साल की उम्र में 60 साल की दिखाई देती है, और अब यह उसके यहाँ फिर से मार खाने और उसकी रखैल की नौकरानी बनने नहीं जाएगी। यह कह के वह अपने घर आती है, और जब उसका पति मोहल्ले वालों से साठ-गांठ करके उसे लेने आ जाता है, तो सत्तो गुलकी को लेके आती है और कहती है कि इसे मार, लात मार इसे और कह कि निकल जाए यहाँ से।
लेकिन अपने जन्म के संस्कारों में बंधी गुलकी और मोहल्ले वालों का असहयोग देखकर इतने दिन से पीड़ित हो रही गुलकी जाके अपने पति के पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है और कहती है, मुझे ले चलो। सत्तो थूक देती है, उसे कुतिया कह के चली जाती है। यह उसे बहुत बुरा लगता है कि गुलकी की अब आने वाली ज़िंदगी में उसके साथ कितना बुरा बर्ताव होने वाला होता है, इसका उसे पूरी तरीके से आभास था। लौट जाती है, मोहल्ले के लोग बोलते हैं हमारे मोहल्ले की लड़की है, हमने इसे देखभाल की इतने दिन, अब इसकी विदाई करेंगे, बहुत प्यार से विदा करेंगे, मोहल्ले की बेटी विदा हो रही है। और अगले दिन ही रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है घर का। 100 रुपये बुआ को भी कमीशन मिल जाते हैं। उस घर के 500 रुपये निर्मल की माँ देती है, तो निर्मल के पिता कहते हैं कि मिट्टी के भाव में हमें सोना मिल गया है। गुलकी की विदाई हो जाती है। पति के आने के बाद गुलकी पूरी तरीके से नववधू के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पीली साड़ी पहन के जाने के लिए तैयार होती है। इसके बाद जो विदाई का दृश्य है वह थोड़ा मार्मिक है। मोहल्ले के लोग उससे बहुत आत्मीयता से मिलते हैं और उसे विदा करते हैं। बच्चे भी आते हैं, गुलकी उनके गले लग के रोती है। उसे एहसास होता है कि वह अपने भाई बहनों को छोड़ के जा रही है, अपनी मायका को छोड़ के जा रही है। बच्चों को वह पैसे देती है और उनसे गले लग के विदा लेती है। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे प्रश्न छोड़ती है। दोस्तों, अगर गुलकी के मोहल्ले वालों ने उसका सहयोग किया होता तो क्या होता? थोड़े से पैसे के लिए उन लोगों ने न सिर्फ मोहल्ले में रहते हुए उसके साथ अत्याचार किया, बल्कि उसे एक ऐसे हाथों में सौंप दिया जहां जीवन भर उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही होना है। गुलकी का पति बुआ के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता है कि मैं ले तो जा रहा हूँ, लेकिन इसको समझा दीजिएगा कि यह उस औरतिया के साथ ठीक से व्यवहार करे, उसके मुंह नहीं लगाए। अगर इसने जुबान चलाई तो पिछली बार तो मार के ऊपर निकाल दिया था, अगली बार मारूंगा तो सीधे मर जाएगी। और बुआ कहती हाँ हाँ बेटे हाँ हाँ, शोषण के मुंह में सीधे सीधे ढकेल देना। यही थी गुलकी की नियति, और यह नियति मोहल्ले वालों ने बनाई। जो पैसे उन्होंने उसकी विदाई में 10-5 रुपये खर्च किए, या 10-5 रुपये उन्होंने कभी उसकी मदद के लिए खर्च नहीं किए। 10 रुपये का किराया था 5 महीने का बुआ ने वो माफ़ नहीं किए, 100 रुपये कमीशन ले लिए। अगर मोहल्ले के लोग गुलकी की दुकान से सामान खरीद रहे होते तो क्या उसकी स्थिति इतनी दयनीय होती? क्या उसे वापस उस नर्क में जाना पड़ता जहां आगे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ शोषण ही शोषण होना था? यह प्रश्न है समाज के लिए, और हमारे समाज में आज भी ऐसी स्थिति आपको देखने के लिए मिल जाती है कि लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए खर्च करने के लिए आगे आ जाते हैं, पर किसी की मदद के लिए बिल्कुल नहीं आते हैं। गुलकी की विदाई में सारे लोग कहते हैं कि यह मोहल्ले की बेटी है, लेकिन जब वह अपने ससुराल से मार खा के भगाई जाके घर से निकाले जाने के बाद आती है, तब कोई नहीं कहता कि यह मोहल्ले की बेटी है, हमें इसे फूल की तरह संभाल के रखना चाहिए, हमें इसकी मदद करनी चाहिए और इसे पैरों पे खड़ा कर देना चाहिए। यही एक प्रश्न है जो यह कहानी छोड़ती है। और नई कहानी के दौर की यह कहानी है, 1955 में लिखी गई थी, और अभी तक यह अपना जो प्रभाव है वह हम सबके मन पे बनाए रखी है। आज भी हमें सोसाइटी में ऐसे लोग मिल रहे हैं। आप इस कहानी को पढ़िए, इसका आनंद लीजिए। बाय बाय।